हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? आपकी सिटिंग हावर और आपका सिटिंग हावर जो है कितना चल रहा है इस समय? आप कितने घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं? प्लीज़ इसको कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप कितने घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इसी प्रक्रिया से पता चलता है कि आपका जो आने वाला भविष्य है कितना उज्जवल है और आपके अंदर एफर्ट कितना है और आपका लेवल भविष्य में होने वाला क्या है। यही सेटिंग हावर डिसाइड करता है सर, कि कंसिस्टेंसी कितना है आपके अंदर। अदरवाइज चीज़ें तो बस होती जाती हैं, लेकिन जो सेटिंग हावर है पढ़ाई का, ये बहुत कुछ बदल देता है। मेरा कहना मानो, अगर तुम बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो बैठ के पढ़ना चालू कर दो, बस चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सो वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ रोहित केसरी। स्वागत है आप सबका इस इकोनॉमी की सीरीज में। टूडेज टॉपिक इज डिप्रेशन। ये माइंड वाला डिप्रेशन नहीं है, ये इन्फ्लेशन वाला डिप्रेशन है। जब तुम्हारी अर्थव्यवस्था के अंदर, इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन आता है तो उससे हम टैकल कैसे करते हैं, उसको उससे लड़ते कैसे हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन, ठीक है। आज कोई थॉट बताएं, जैसे कि क्या तुमने कभी लिमिट को क्रॉस करने का प्रयास किया है? क्रॉस लिमिट, जो भी तुम्हारी लिमिट है, जो भी तुमने आज तक जीवन में सेट किया है, ठीक है, कि मैं इतना करूँगा, मैं इतना करूँगा, क्या तुम आज तक इसको क्रॉस कर पाए हो, अपनी लिमिट को, इस चीज़ को बताना और कमेंट में मेंशन जरूर करना और खुद से भी सोचना, क्योंकि इस लिमिट को क्रॉस करने का अलग ही मजा है। खैर तुम स्टूडेंट हो, ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ाई की लिमिट की बात करते हैं। अगर तुमने कभी सेट किया हो कि आज मैं 3 घंटा पढ़ूंगा, 3 आवर्स, तुमने इसको क्रॉस करके 7 घंटा कर दिया, क्या फील आता है इसके बाद? व्हेन यू क्रॉस योर लिमिट, तो इसी तरह है, जब लिमिट क्रॉस होती है ना चीज़ों की, तो आनंद उसका अलग ही होता है। लेकिन पॉजिटिव वे में, निगेटिव वे में अगर लिमिट को क्रॉस करोगे तो शिशुपाल की तरह जो है गर्दन कट जाएगी, किसी न किसी कृष्ण का चक्र सुदर्शन आके गर्दन उड़ा के चला जाएगा, क्योंकि शिशुपाल ने 100 गालियों की लिमिट क्रॉस कर दी थी। तो इसको निगेटिव वे में नहीं, इसको पॉजिटिव वे में लेके जाना है। क्रॉस योर लिमिट, पढ़ाई के लिए करो यार, कभी रात भर जाग के पढ़कर तो देखो। हम्म कभी 24 आवर स्टडी करके देखो, 72 आवर का प्लान तो बनाओ कभी। इन सब चीज़ों को सोचा करो, दिस रियली चेंज योर थिंग्स। ये चीज़ें बदल सकती हैं और बदलती हैं, और लोगों ने चेंज किया। बिल गेट्स, वारन बफेट, एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने करके दिखाया है इन चीज़ों को, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। डिप्रेशन, डिप्रेशन होता क्या है इकोनॉमी में? लॉजिक इसका सीधा है, हिंदी में मीनिंग इसको बोलते हैं दबाव। तो ये दबाव आता क्यों है? ये दबाव प्रेशर के कारण आता है। जब हम किसी चीज़ पे प्रेशर करते हैं तो उसमें उसका नीचे जाना तय हो जाता है, उसके अंदर दबाव आने लगता है। उसी तरह से तुम्हारी अर्थव्यवस्था में भी दबाव आता है, बात समझ में? डिप्रेशन जिसको बोलते हैं। और उसके बाद ये माइंड से भी पूरी तरह, मतलब माइंड वाला डिप्रेशन और इकोनॉमी वाला डिप्रेशन आपस में कनेक्टेड है, बस इसमें इंस्ट्रूमेंट चेंज है।
अब डिप्रेशन जो कंट्री की जो इकोनॉमी है, जो उसकी पॉपुलेशन है, उसकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि इस डिप्रेशन को कब तक सह पाएगा, कितने परसेंटेज तक ये सह पाएगा। ये जो इन्फ्लेशन आया है कंट्री में, ठीक है, जो जीडीपी ग्रोथ रुकी हुई है, कितना सह पाती है। जैसे कि कोविड का दौर था, कोविड के दौर में ये भी देखने को मिला कि किस देश की जो गवर्नमेंट है या फिर किस देश की इकोनॉमी है, कितनी स्टेबल है और कितनी ताकतवर है। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया, ठीक है। अगर इंडिया का कंपेयर करें तो जो किसानों के खाते में या फिर अलग जो राशि प्रदान की गई, वो अमेरिका के कंपैरिजन में बहुत लो थी। अमेरिका में एक एक आदमी को इतना पैसा प्रोवाइड किया गया कि सर आप बिंदास होके रहिए, घर में खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लेकिन भारत में उस लेवल का काम नहीं हो पाया। चीज़ें अच्छी भी हुई लेकिन उस लेवल का काम नहीं हो पाया, अमेरिका के लेवल का। तो ये शो करता है कि जो हमारे झेलने की प्रक्रिया है उसमें कमी है, लेवल अभी थोड़ा थोड़ा क्या बहुत डाउन है, हमें अप करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो डिप्रेशन पे आते हैं, क्या है। तो डिप्रेशन हैज़ विजिटेड द वर्ल्ड इकोनॉमी ओनली वंस इन 1929। इसका प्रभाव केवल एक बार 1929 में देखा गया था। इसका, डिप्रेशन का। इकोनॉमिस्ट हैव पिन पॉइंटेड इनफ नंबर ऑफ ट्रेड टू रिकॉग्नाइज इट। द मेजर ट्रेड ऑफ डिप्रेशन कुड बी सीन बिलो, जैसे कि एक्सट्रीमली लो एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर मतलब बहुत ही लो अमाउंट में डिमांड होना, ये डिप्रेशन का सबूत है, ध्यान देना। काजेज एक्टिविटीज टू डिसलरेट। डिप्रेशन का सीधा सीधा जो डिप्रेशन तुम लिखोगे, जब तुम्हारी अर्थव्यवस्था में डिमांड पूर्णतः कम हो जाती है, पूर्णतः कम होने का मतलब बहुत ही लो अमाउंट में रहती है, तब डिप्रेशन का उदय होता है, ठीक है। क्योंकि अगर डिमांड खत्म, अब देखो डिमांड जो खत्म हो रही है उसके पीछे कई रीजन है। जैसे कि तुम्हारे पास पैसा ना होना, पॉपुलेशन की परचेजिंग पावर पैरिटी खत्म होना, बात समझ रहे हो, या फिर पॉपुलेशन का माइग्रेट कर जाना वहाँ से, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाना। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर डिपेंड करता है परचेजिंग पावर, क्योंकि जब ये रहेगा तभी डिमांड इंक्रीज रहेगा, और ये प्रक्रिया अगर नहीं रहेगी तो डिमांड खत्म हो जाती है। और जब किसी भी इकोनॉमी में अगर डिमांड खत्म हो गई, ठीक है, अगर डिमांड खत्म हो गई तो समझ लो सर कि वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब क्या हुआ, जब किसी भी इकोनॉमी में डिमांड होती है तो उसमें सप्लाई करनी पड़ेगी, और जब सप्लाई करनी पड़ेगी तो उसके लिए क्या करना, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करने के लिए हमें नई फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ेगी, नई फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जब मिलेगा, फैक्ट्री लगाएंगे, उससे हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रोज़गार पैदा होगा ना, उससे रोज़गार पैदा होगा, फिर उसके बाद मार्केट चलेगी। जब मार्केट ड्राइव होती है फिर इकोनॉमी ड्राइव होती है। ये है कनेक्शन तुम्हारी डिमांड से। बात समझ में आए? आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन बीइंग कंपेरेटिवली लोअर, क्या है, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू स्टार्ट श्रिंकिंग। जो एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू है मतलब कि जो रोजगार वाली प्रक्रिया है वो श्रिंक करने लगेगी। फोर्सिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू ग्रो फास्ट, और जो बेरोजगारी की संख्या बढ़ने लगेगी, क्योंकि अगर मार्केट में जब डिमांड खत्म हो जाएगी उस समय सप्लाई होगा नहीं, फैक्ट्रियाँ चलेंगे नहीं, जिसके कारण से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंक्रीज होने लगेगा, और एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। मतलब काफ़ी हाई रेट में क्या होगा, कंपनियां एम्प्लॉय को कट करने लगेंगी, ठीक है, हटाने लगेंगी, क्योंकि डिमांड मार्केट में रह नहीं गई, प्रोडक्शन क्या करेंगे। टू कीप द बिजनेस गोइंग, प्रोडक्शन हाउसेज गो फॉर फोर्स्ड लेबर कट्स, वही बोले रिट्रेंचमेंट, कट डाउन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड टू बी कम्पिटिटिव ऑफ द मार्केट। बात समझ में आई?
अब यहाँ देखो, किसी ये एक्चुअली में जो डिप्रेशन वाला मार्केट है किसी पार्टिकुलर सेक्टर में भी हो सकता है, ठीक है, वहाँ की डिमांड कम हो जाए, मल्टीपल सेक्टर में भी हो सकता है। लेकिन जो इसकी शुरुआत होती है ये धीरे धीरे होती है, अचानक से कुछ नहीं होता। इकोनॉमिक सिचुएशन बिकम so chaotic in the face of depression that governments have almost no control over the economy। ठीक है, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है धीरे धीरे खोने लगता है। जब डिप्रेशन की प्रक्रिया आती है तो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे लॉस्ट होने लगता है। बात समझ में आई? और क्या कहते हैं, मतलब पकड़ गवर्नमेंट की पकड़ से जाने लगता है ना, क्योंकि यहाँ पे भूखमरी, फैमाइन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब प्रक्रिया होने की संभावनाएं बढ़ जाती। जब ये सब प्रक्रियाएं होंगी तो जनता में विद्रोह होना स्वाभाविक होगा। जब विद्रोह होगा तो तख्तापलट होगा, और जब तख्तापलट होगा तो फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल कहाँ रह पाएगा। बांग्लादेश का हाल ले लो, वहाँ तो खैर रिजर्वेशन को लेके बवाल मचा है, लेकिन उसी तरह हाल होता है बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह। बांग्लादेश और श्रीलंका से कंट्रियों ने सीखा बहुत, लेकिन मेरे पाकिस्तान ने शायद जो मेरा बेटा पाकिस्तान है उसने सीखा नहीं कुछ अच्छा, वो अभी भी गधे बेचने में लगा हुआ है। इसको सीखना चाहिए था, बहुत बड़ी सीख मिल रही थी इसको, लेकिन ये सीखा नहीं और आखिर में बलूचिस्तान जो है टूटने की कगार पे आ गया है। हमें लग रहा है कुछ ऐसा कि कुछ ही दिनों में बलूचिस्तान नाम का एक नया देश बनेगा। बस समझ में आई? तो ये प्रक्रिया है, तो इसको सीखना चाहिए था पाकिस्तान को, इसने सीखा नहीं। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 गिव राइज टू द आइडिया ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखो ये डिप्रेशन जो 1929 था ये आया और इसने बताया कि मार्केट को ओपन ड्राइव मत छोड़ो, खुली छूट मत दे दो, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है इसको कंट्रोल करने के लिए। कि गवर्नमेंट आखिर जनता के वोटों से चुन के आ रही है, तो गवर्नमेंट का इंटरवीन करना जरूरी है, तभी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अन्यथा कंट्रोल नहीं कर सकते। इन द इकोनॉमी सच एज, जैसे कि डिफिसिट फाइनेंसिंग हो गया, मॉनेटरी मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, इन सब जैसी प्रक्रियाओं में गवर्नमेंट का इंटरवीन करना जरूरी था। व्हाट गवर्नमेंट मे डू इफ द डिप्रेशन द इकोनॉमी, मतलब पूछा गया अगर डिप्रेशन आता तो गवर्नमेंट कर क्या सकती है। सिंपल आंसर, वर्ड हैज़ बीन एबल टू फाइंड इट टू रिपीट अ पॉलिसी मेजर। जो तुम्हारी पॉलिसी मेजर है तुम उसको रिपीट करोगे, उसको चेक करोगे, ठीक, कहाँ लूप है, कहाँ फॉल्ट्स हैं, ठीक है, और किस कहाँ से रिप्रेशन आया है, ठीक, कहाँ पे डिमांड कम है, कहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, कहाँ पे सप्लाई ड्राइव करने की ज़रूरत है और किसी स्कीम से सप्लाई प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, ठीक, मार्केट में पैसा किस लेवल के लेके जाना है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का रेट क्या सेट करें, ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या सेट करें। तो इन सब चीज़ों से, क्योंकि हम क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेशन को नियंत्रण रख सकते हैं, इसीलिए कहा गया है कि मार्केट को ओपन ड्राइव मत करो, गवर्नमेंट का इंटरवीन करना जरूरी है। सिंपल आंसर, ठीक है, बेस्ट वे टू अवॉइड डिप्रेशन इज नॉट टू लेट इट विजिट। दिस इज वाई every modern economy keeps extra vigil on the major symptom of its economy so that prevention measure can be taken in time and depression is avoided। ठीक है, कुछ जो कंट्रियाँ होती हैं वो एक्स्ट्रा प्रिपेयर रहती हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर रहती हैं, ठीक है, इंडिया भी ऑलरेडी प्रिपेयर रहता है, लेकिन आज के समय में कई कंट्रियाँ ऑलरेडी प्रिपेयर रहती हैं पाकिस्तान को छोड़ के, क्योंकि अभी ये बालक है, अभी सीख रहा है, समय आएगा इसका भी, लेकिन जब भारत से मिलेगा तभी, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी किसी और की गोद में खेल रहा है, और इसका जो बाप है अभी चाइना मतलब जैसे होता नहीं है कि कभी कभी बच्चे जो है बिगड़ जाते हैं और दूसरे की गोद में भागने लगते हैं ना, दूसरे के कहने में चलने लगते हैं, तो उनको लगता है कि जिसने पैदा किया हमें वो हमारा सौतेला बाप हो गया, और जो हमें बहका रहा वही हमारा असली है। कभी समझ में आएगा, समझ में ज़रूर आएगा।
और जिस दिन समझ में आएगा उस दिन शायद अखंड भारत बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक टॉपिक है रिकवरी। रिकवरी इकोनॉमी ट्राइज करती है कम आउट ऑफ द लो प्रोडक्शन फेज टू सर्वाइव। ठीक है, मतलब कि रिकवरी करती है, मतलब रिकवरी एक्चुअली में क्या होगा, मान लो डिमांड कम हो गई है, ठीक है, गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, पॉलिसी को चेंज किया, इंटरेस्ट रेट को कट किया, ठीक है, डिफरेंट मेजरमेंट अपनाए, तो क्या करें, प्रोडक्शन को धीरे धीरे बढ़ाए गवर्नमेंट, ठीक है, बढ़ाएगी। लो प्रोडक्शन फेज माइट बी डिप्रेशन, लो प्रोडक्शन फेज डिप्रेशन होता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बता चुके हैं उसके पीछे प्रक्रिया क्या क्या है। रिसेशन, स्लो डाउन विद द फॉर्मर बीइंग द वर्स्ट एंड द रेयर। ये देखो, लो प्रोडक्शन के कारण क्या होता है, रिसेशन होता है, स्लो डाउन, ठीक, वर्स्ट एंड द रेयर गवर्नमेंट टेक मेनी न्यू फिजिकल एंड मॉनिटरी मेजर्स टू रिकवरी इन द इकोनॉमिक मैनेज। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल ऑफ रिकवरी में स्लो सो द फॉलोइंग मेजर इकोनॉमिक ट्रेड्स। ठीक है, जो रिकवरी का प्रोसेस होता है उसमें कई प्रकार के तथ्य हैं, जैसे कि अपटर्न इन द एग्रीगेट टोटल डिमांड, अपटर्न होना, किसमें, डिमांड में अपटर्न होना, which has to be accompanied by increase in the level of production, जिस कारण से क्या हो, प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज हो जाए। ठीक है, रिकवरी इसी को बोल रहे हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस एक्सपेंड एंड द न्यू इन्वेस्टमेंट बिकम अट्रैक्टिव, प्रोडक्शन प्रोसेस होने लगेगा, ठीक है, लोगों के पास पैसा जाएगा, लोग मार्केट में आ जाएंगे, जिसके कारण से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी आने लगेगा। As demand goes upward, inflation also move upward and making borrowing cheaper for investor। ठीक है, यहाँ देखो चीज, डिमांड गोज अप और इन्फ्लेशन आल्सो गोज अप। सोचो, डिमांड भी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, दोनों से बढ़ रही है। यहाँ से सोचना, डिमांड आल्सो इंक्रीजेज, इन्फ्लेशन आल्सो इंक्रीजेज, दोनों का कनेक्शन क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ने से खतरा है ना। तो सोचो, एक बे तक, एक नॉर्मल बे तक, बात समझ में आई, तो डिमांड के लिए इन्फ्लेशन का होना जरूरी है, क्योंकि तभी डिमांड और सप्लाई में कमी आती है। जब किसी एक चीज़ में कमी आती है तभी उसी हिसाब से इकोनॉमी इंक्रीज करती है, क्योंकि अगर सोचो सप्लाई साइड में कमी आएगी और डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई साइड बढ़ाना पड़ेगा। मतलब क्या, तुम्हारे या तो ये फैक्टर होगा कि तुम्हारे देश की जनता के पास पैसा ज़्यादा आ गया है, या तुम्हारे देश की जनता का कहते हैं अधिक हो गई है, जिसके कारण से डिमांड इंक्रीज करेगी, सप्लाई नहीं हो पा रहा है, सप्लाई बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, after in the production new employment avenue are created and the unemployment rate start declining। ठीक है, प्रक्रिया रिकवरी वाली होने लगती है तो उसमें क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है डिक्लाइन होने लगता है। विद द अबव सिम्पटम पीपल इनकम अंडरगो अ सर्टेन इंक्रीज, पीपल की इनकम भी इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, which create new demand and cycle of demand and production and start playing hand in hand to recover the economy। ठीक है, साथ साथ चलने लगते हैं, वर्क करने लगते हैं, स्टार्टअप चालू करने लगते हैं। रिकवर एन इकोनॉमी, गवर्नमेंट यूजली ऑप्ट फॉर टैक्स ब्रेक्स। ठीक है, गवर्नमेंट के पास टैक्स भी आने लगता है। इंटरेस्ट कट्स, गवर्नमेंट एक्चुअली में क्या करती है, उस समय जब सोलो मोड प्रोडक्शन लेवल होने लगता है तो गवर्नमेंट उस समय टैक्स में थोड़ा कट करती है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है। ठीक, इंटरेस्ट रेट कट करेगी, तो सैलरीज इंक्रीज करेगी एम्प्लॉय के, कि अधिक से अधिक काम करने के इच्छुक हों। असमिलेशन ऑफ इनोवेशन बाई एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए नई नई स्कीम निकाली जाएगी कि आप एंटरप्रेन्योर, आप आगे आइए, कुछ ना कुछ करिए। ठीक है, और सर्च फॉर न्यू फ्रंटियर ऑफ इंटरप्राइजेस प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिकवरी। दिस एक्टिविटी फर्स्ट इंसेंटिव टू द गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है डिफरेंट स्टार्टअप को, डिफरेंट इंटरप्राइजेज को, कि आप सब आइए और आगे प्रोडक्शन लेवल बढ़ाइए। ठीक है, आइडियाज़ उसके बाद डिफरेंट जगह आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, हमसे लोन लीजिए, ये प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाइए, ये प्रोडक्शन लेवल लगाइए। बात समझ में आई। यूरो अमेरिकन इकोनॉमीज जो होती हैं रिकवर आउट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन विद द हेल्प ऑफ द मीजर ऑफ साइटेड अबव। ठीक है, जो प्रक्रिया दी गई हैं ऊपर अभी हमने पढ़ी, यूरो अमेरिकन जो कि इकोनॉमी थी, जो डिप्रेशन आया था उससे इसी प्रक्रिया से रिकवर हो गई थी। ठीक है, तो इसीलिए भी जो डेवलपिंग कंट्री है वो भी इसी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। बात समझ में आई। सच रिकवरीज हैव बीन सीन मेनी टाइम्स अराउंड द वर्ल्ड
जब इकोनॉमी रिकवर होती स्लो डाउन, तो ठीक है, सब चीज़ें देखी गई। ये एक्चुअली बेस्ट एग्जांपल जो है 97 से 2000 के बीच का देखा जा सकता है। बात समझ में आई? तो ये प्रक्रिया है, आप इस तरह पढ़िए तो आपको चीज़ समझ में आएंगी। ठीक है, रिकवरी। और इन्फ्लेशन का आना तो तय है, किसी भी इकोनॉमी को ले लो, वो इकोनॉमी खाली बैठ ही नहीं सकती। तुम सोचो कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन ही ना आए, वो आना तय है। अगर इन्फ्लेशन नहीं आएगा तो आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, धराशायी हो जाएगी ना। क्योंकि सर देखो, इन्फ्लेशन इज लाइक लाइक क्या बोल सकते हो, एक प्रकार से एक ऐसा स्टेज है कि ह्यूमन लाइफ को ले लो। ह्यूमन लाइफ में क्या होता है, जब तक तुम्हारे जीवन में चैलेंज नहीं आते हैं ना, चैलेंज, तब तक तुम नई चीज़ें निकाल के लेके आते नहीं हो। जब तुम्हारे जीवन में चैलेंज आते हैं, मान लो तुम्हारे पास क्या कहते हैं, अभी तुम आराम से माँ बाप के पैसों पे खा रहे हो, पल रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम अगर ऐसे चलता रहेगा ना, कुछ साल में तुम आलसी हो जाओगे। ठीक है, तो कुछ करने का मन नहीं करेगा, मतलब दिमाग एकदम सुस्त हो जाएगा, ठीक है, लेजी हो जाओगे, हमेशा नींद आती रहेगी, उबासी लेते रहोगे। बट आफ्टर सम टाइम जब आपके जीवन में चैलेंज आएगा ना, इसीलिए तो कहा जाता है सर कि जो वीर होते हैं, मतलब ब्रेव पर्सन, वो चुनौतियों के पास नहीं जाते, चुनौतियाँ उनके पास चल के आती हैं। ठीक है, अगर उनके पास चुनौतियाँ चल के नहीं आती तो चुनौतियों को खुद पैदा कर देते हैं। बात समझ में आई? तो चैलेंज, इफ़ यू डोंट हैव अ चैलेंज देन यू वीक। तो जब जीवन में आपके चैलेंज आएगा तभी नई चीज़ें पैदा होने लगती हैं, न्यू थिंग्स। तो इन्फ्लेशन एक प्रकार का चैलेंज होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था के लिए इन्फ्लेशन एक प्रकार का चैलेंज है। उस चैलेंज से कई अच्छी अच्छी चीज़ें निकलती रहती हैं, उस चैलेंज से कई चीज़ें पता लगती हैं, कई चीज़ें मीज़र होती हैं। पॉपुलेशन कैसी हो रही है, पॉपुलेशन की परचेजिंग पावर कितनी हो रही है, ठीक है, उसका वेलफेयर स्टेज क्या है, ठीक है, और उसका लेवल क्या होने वाला है। बात समझ में? एंटरप्रेन्योर थॉट्स, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इनोवेशन, ठीक है, आईटी सेक्टर डेवलपमेंट, टर्सरी और प्राइमरी सेक्टर डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, किस सेक्टर में क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं इस इन्फ्लेशन के कारण से। तो ड्यू टू दिस इन्फ्लेशन इज नेसेसरी, इसलिए इन्फ्लेशन का आना जरूरी है। आप हमारी बात को समझिए, अगर इन्फ्लेशन नहीं आएगा तो समझ लीजिए कि इकोनॉमी धराशायी होने वाली है। बात समझ में आई? तो ये प्रक्रिया है, ठीक है। और इन्फ्लेशन आता है तो ये भी बताता है ना कि तुम्हारे सहने की क्षमता कितनी है, तुम कितना झेल पाओगे। उस हिसाब से कंट्री सेट करती है अपनी लिमिट को, कितने इतने बीच तक अगर रहेगा तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा जाएगा तो हम, ये हमारी औकात से बाहर हो जाएगा। जब औकात से बाहर हो जाएगा तो उसी हिसाब से फिर से मेजरमेंट करेंगे, जब उस प्रकार से दोबारा आएगा तो उसको कैसे टैकल करेंगे ना। जैसे जापान में भूकंप बार बार आ रहे थे, तो जापान के लोगों ने कई प्रक्रियाएं अपनाई और भूकंप के कारण जो है रेजिलियंट, क्या कहते हैं, रेजिलियंट बिल्डिंग बनने लगी, लचीली बिल्डिंग बनने लगी। बात समझ में आई? भूकंप रोधी क्या कहते हैं स्ट्रक्चर घर में लगने लगे, ठीक है, घर के अंदर बॉक्स बनने लगे कि आप भूकंप आए उस बॉक्स के अंदर घुस जाइए, पूरा प्रॉपर लॉक कर लीजिए, उसके अंदर ऑक्सीजन रहेगी, सब कुछ रहेगी, आप आराम से लेटे रहेंगे। ये सब प्रक्रियाएँ क्यों डेवलप हुई? क्योंकि चैलेंज आया। अगर ये चैलेंज आता ही ना तो ये सब चीज़ें डेवलप ही नहीं होती। तो देखो जापान में कितना चैलेंज है, हमेशा भूकंप आ रहा है, ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में कितना आगे जापान है, मुझे लगता है भारत से 100 साल आगे। बात समझ में आई? तो ये लॉजिक है। तो इसीलिए चैलेंज का होना जीवन में ज़रूरी है। मैं आपको भी बता रहा हूँ, अगर आपके जीवन में चैलेंज नहीं है, अगर आपके जीवन में चैलेंज नहीं है तो आप इसको बना लीजिए, पैदा कर लीजिए, खुद से बड़े बड़े टारगेट सेट कर लीजिए, अन्यथा आप जीवन में 4-5 साल बाद खूब रोएंगे, ठीक है, खूब रोएंगे सर, परेशान हो जाएंगे आप जीवन भर, ये मैंने कर क्या दिया, ठीक है, क्योंकि उस समय
आपके पास चैलेंज आने लगते हैं और आपके पास उतनी ऊर्जा नहीं रहती है, आपके पास उतनी समझ तो रहती है लेकिन ऊर्जा नहीं रहती है। ठीक है। और ऊर्जा आती है इसी समय से। ऊर्जा खत्म हो गई होती है तो आप बस परेशान होते हैं, चिल्लाते हैं, क्रोध करते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इस ऊर्जा का सदुपयोग करिए, इस चैलेंज को देखिए और इस चैलेंज को अपनी तरफ लीजिए। तुम जैसे मान लो, तुम जब कहते हो मैं आईएएस का पेपर दूंगा, दिस इज योर चैलेंज। तुम चैलेंज ले रहे हो ना, कहते हो मैं किसी कंपनी के जाके सीईओ बन जाऊंगा, ये आपका चैलेंज है। मैं किसी कंपनी को खड़ा कर दूंगा, उसका फाउंडर बन जाऊंगा, इसके क्या कहते हैं दुनिया का सबसे बेहतरीन सोशल नेटवर्किंग साइट बनाऊंगा, फेसबुक से बड़ा, व्हाट्सएप से बड़ा। दिस इज योर चैलेंज, जो आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने आप से, उसके बाद उसको बिलीव करके उस पर वर्क कर रहे हैं। तो ये चैलेंज की क्वालिटी, इसलिए इसका आना जरूरी है जीवन में। अगर चैलेंज नहीं आएगा आपके जीवन में तो जीवन तो खत्म हो ही रहेगी ना। बिना चुनौतियों के कौन महान बना इस संसार में है। जब तुम पढ़ने की चुनौती खुद को दोगे तभी तो पता चलेगा ना कितने घंटे पढ़ पाते हो। अब तुम तालाब में उतरे ही नहीं, ऊपर से ही बता रहे हो बस ये इतना गहरा है। कहाँ जमीन समतल है कहाँ नहीं है, कैसे पता लगाओगे तुम। एआई भी उतनी तेज नहीं हुई है अभी। तो बात समझ में आई। तो चैलेंज को लेना चालू कर दो, क्योंकि जीवन चैलेंजों पे ही चलता है और उसी में मज़ा आता है। चैलेंज में, चैलेंज लाजवाब चीज़ है सर, उससे बेहतर कुछ नहीं। चुनौतियाँ लिया करो यार, ठीक है। उन चुनौतियों से सोच बढ़ती है, उसका दायरा जो है एक्सपैंड हो जाता है, थिंकिंग बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है उसका लेवल। डरा मत करो, तुम डर के भागने लगते हो, नहीं, एक्सेप्ट करो, सॉल्व करो सर। जब सॉल्व करो तभी तो पता चलेगा कितना गहरा क्या है। हो सकता है तुम सॉल्व के तुरंत बन गए राजा, लॉर्ड क्लाइव। एग्जाम्पल लो लॉर्ड क्लाइव का। मीटिंग चल रही है बड़े बड़े अधिकारियों की, उसी में एक कलर खड़ा होता है और कहता है सर एक मौका मुझे भी दो। कई लोग हंसते हैं उसके ऊपर, वो निशानी है। जितने बड़े ऑफिसर होंगे हमेशा छोटे पे जो है हंसेंगे, कहते हैं अरे तुम कलर, क्या औकात है तुम्हारी ऑफिस में, कुछ पता है तुमको जियो पॉलिटिक्स क्या होती है, अटलांटिक ओशन का है। बस मौका मिल गया, बोलने लगा वो। एवरी टैलेंटेड पीपल हैव अपॉर्चुनिटी इन द ड्रास्टिक सिचुएशन। चीज़ें खतरनाक हो रही हैं और समस्याएं विकट हैं, तो समझ लो किसी टैलेंटेड पीपल को निकालने की तैयारी कर रही हैं। तो अपने बारे में भी ऐसे सोचा करो, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे गांव में, ठीक है, तुम्हारे शहर में अगर चीज़ें खतरनाक हो रही हैं तो समझ लो किसी न किसी टैलेंटेड व्यक्ति को निखारने की तैयारी कर रही हैं, हो सकता है वो तुम ही हो। बात समझ में आई। तो क्लाइव निकला वहाँ से, पूरा डिटेल बना के दिया, सर ये देखिए ऐसे ऐसे हराएंगे जाके वहाँ पे। अंग्रेज समझदार लोग, टैलेंट की कदर है। अब यहाँ कल को होम गार्ड जाके एसपी से बोले साहब देखिए ये प्लान है, चलिए पकड़ लेते हैं उनको, चलिए करप्शन दूर भगा देते हैं, एसपी सुनेगा, भाग यहाँ से। लेकिन इंग्लैंड टैलेंट की कदर, अमेरिका टैलेंट की कदर, जितने भी जीनियस माइंड है तुम्हारे देश के सबको निकाल ले गया अमेरिका। माइंड ड्रेनिंग हो रही, तुम इसको समझ नहीं रहे हो, सबको निकाल लेगा यहाँ से। उसको तो माइंड अब चाहिए, क्योंकि जब दिमाग रहेगा सब कुछ बना लेगा, क्योंकि उसके पास पैसा है। वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ ऐसी है,
तुम कुछ बोले, मतलब अगर तुम समझदार हो, जीनियस हो, कोई आइडिया तुम बोले कि हाँ मैं जा रहा हूँ, तो तुम्हारे मुँह में पैसा ठूस दिया, लो 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़। सुंदर पिच्ची बोली सर हम जा रहे हैं, 2200 करोड़ के मुँह में ठूस दिए। सर आप रुकिए, आप जरूरत है, टैलेंट की कदर वहाँ है। तो टैलेंट की पैदा भी होगा तो चैलेंज से पैदा होगा। बात समझ में आया? ये थी क्लास आज की, और इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ताकतवर बनो।